सभी दर्शकों का स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में। आज का ये जो कार्यक्रम है ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दे के ऊपर है। कल एक वीडियो डिस्ट्रीब्यूट हुआ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिसमें कुछ युवकों को लहूलुहान अवस्था में बुरी तरह से पीटा जा रहा है। और आज इस पे न्यूज़ भी आई है। हाँ जी, कनेक्शन थोड़ा टूट गया था। तो आज का जो ये जो कार्यक्रम है ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर है। कल एक डिस्ट्रीब्यूट हुआ सोशल मीडिया पे वीडियो, जिसमें हमने देखा कि कुछ युवकों को बहुत लहूलुहान अवस्था में निरंतर भीड़ द्वारा पीटा जा रहा है। शुक्र है कि वो युवक बच गए, उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया। ये अलीगढ़ की घटना थी और उन पे इल्ज़ाम लगाया गया कि वे गाय काट रहे थे या गाय लेके जा रहे थे। वो व्हीकल में थे, वो गाय लेके जा रहे थे। तो ये जो समस्या है, ये इस समस्या पर चर्चा करेंगे हम। सबसे पहले मैं आज के अतिथि जो है उनके बारे में बता दूं कि हमारे इस चर्चा पे शामिल हुए हैं पटियाला पंजाब से गुरदीप सिंह जी हैं, जो खुद एनिमल हस्बेंड्री में जॉब कर चुके हैं। और उन्होंने कई साल पहले हालांकि रिटायरमेंट ले ली थी, जॉब छोड़ दी थी उन्होंने। और हमारे साथ डॉक्टर दशरथ हिंगूनिया जी है राजस्थान से, जो कि अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के राजस्थान के अध्यक्ष हैं। और ये भी पहले गवर्नमेंट कॉलेज में प्रिंसिपल थे। इन्होंने भी जॉब छोड़ दी थी। और दोनों महानुभाव बहुत समय से सामाजिक और राजनीतिक विषयों पे कार्य कर रहे हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद है कि आप लोग तुरंत ही इस विषय पर, इस गंभीर विषय पर चर्चा में शामिल हुए, होने के लिए उपस्थित हुए। मैं सबसे पहले गुरदीप सिंह जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद। से पूछना शुरू करना चाहूंगा। मैं अभी एक पुस्तक पढ़ रहा था, तो इस पुस्तक में एक बहुत पुराना विवरण है। तो इसमें बताया जाता है कि जो 19वीं शताब्दी के अंदर जो एक गौ रक्षक दल बना सबसे पहले, इसके बारे में अगर आपको कुछ इसका ऐतिहासिक पता है तो आप बताइएगा। 1870 के अंदर सिख कुक्का करके नामधारी पंथ था पंजाब में, जैसे इस पुस्तक में लिखा है। तो उसमें बताया गया कि सबसे पहले एक 1870 के अंदर, 19वीं शताब्दी का बताया गया है कि 1870 के अंदर सिख कुक्का या नामधारी जिसे कहते हैं, उन्होंने ये बनाया गौरक्षक दल। और 1892 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बनाया। हालांकि बाद में एक जहां तक एक ऐसा भी हुआ कि एक खबर छपी कि जब सिखों को हिंदुओं के साथ जोड़ा गया, तो एक किसी ने कहा कि भाई हम तो गुरुद्वारे में जो है ना वो गाय का मांस परोसेंगे, तब पता लग जाएगा कि हम अलग है हिंदुओं से। ये ये 2000, ये अखबार में छपा था हिंदुस्तान टाइम्स में 2001 के आसपास की खबर है। खैर, ये मुद्दा नहीं है। मैं आपसे धार्मिक आइडेंटिटी के रूप से नहीं पूछ रहा। ये प्रश्न मैं आपसे इसलिए पूछा कि आप पंजाब से, कुछ इस तरह की जानकारी भी क्या आपको रही है, और इस पर आपकी क्या राय है कि जो इस तरह से निरंतर पीटा जाता है, मारा जाता है, जला दिया जाता है। सन 2000 में झज्जर में 5 अनुसूचित जाति के लोगों को, जो कि प्रमुखतः चमड़े के व्यापारी थे, जिंदा जला दिया गया। अभी जब बीजेपी की प्रथम काल जो था, इस बार जो बीजेपी का था नरेंद्र मोदी जी का, ऊना में घटना हुई थी, तो प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था कि ऐसा किसी को होगा, उन्होंने तो उस संदर्भ में कहा था कि तो मैं सीने पे खुद खुद गोली खाऊंगा। उसके बाद भी निरंतर ये गाय को नाम पे जब घटनाएं हो रही हैं, धारा 370 हटी, लेकिन ये गाय काटने के नियम देश से नहीं हटाए जा रहे हैं। और ये धार्मिक तौर पे नहीं है, ये सिर्फ एनिमल प्रोटेक्शन के लिए है कि जो कैटल है, कैटल
पालने वाले पशु हैं उनके ऊपर है। लेकिन पालने में भैंस भी आती है, पर भैंस पे ये जो है ना लागू नहीं होता। और यहाँ तक कि तो ऐसा भी है कि आप किसी क्षेत्र से लेके भी नहीं जा सकते। दिल्ली में कानून है कि आप लेके भी नहीं जाएंगे। तो आपको पता होगा, कोई मिस्टर जोशी है, उनकी कंपनी थी जो गाय का मांस बेचती है। उनकी कंपनी दिल्ली से लेके जा रही थी और दिल्ली के पास कहीं पे उनको ऐसे ही जो गौ रक्षक दल है उन्होंने पकड़ा। तो ये जो कानून, विद्वानों का कहना है कि ऐसे कानून बनाने से क्या होता है ना, कि आप पब्लिक के हाथ में कहीं ना कहीं ये मैसेज भेजते हैं कि आप करो, आप जाओ, आप मारो, और हम आपका बचाएंगे। तो इस पे मैं गुरदीप सिंह जी सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, अगर ये इतिहास का कुछ आपको जानकारी है तो वह बताइए, और इस पे आपकी राय क्या है। धन्यवाद। ये कोई केड़ा नई बात है सर। ये तो 15-20 साल से कंटिन्यू सैकड़े गऊ के नाम पे लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन इसका जो बिजनेस जब पार करते हैं, ये कोई ऐसा मैटर नहीं है। ये सिर्फ समाज को डराने धमकाने के लिए है। गौ के नाम पे ही मुसलमानों के साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ते ऐसे ही जो काम करते हैं, दलितों के साथ पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन जितने भी गौ काटने के कारखाने हैं, जो बड़े बड़े व्यापार हैं, वो सभी इन लोगों के हैं, जर्नल लोगों के हैं। जितने भी बड़े बड़े कारखाने हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं, जो लाखों करोड़ों रुपए की कमाई है, और सभी इन लोगों के हैं। इनकी माता, ये तो पॉलिटिक्स है, सारी पॉलिटिक्स की है। पर जो लोग इसको इसका काम करते हैं, हमारे लोग जो काम करते हैं, क्या वो अपनी जान दे देते हैं। लेकिन इस काम को वो करना कितना जरूरी है, जब माँ इनकी है ना, हमारी तो नहीं है। जिसकी माँ है वो उसको संभाले, वो उसको संभाले ना। अगर गाय का मैटर ऐसा चल रहा है, तो हमारे क्योंकि एक दो तीन चार घटनाएं हरियाणा में भी हुई हैं। चार चार पांच पांच लोग को कत्ल कर दिया, अभी आपने गौ ही मार दी। ते ये तो हमारे साथ भी हुई है। अगर चाहो तो हम बताएं, हमारे साथ भी है। हमारे गौशाला है, वो डेली उत्थे 5-7 हर रोज मारी मरती हैं। रूटीन च जो मर जाती है, वो लेकर जा रहे थे। वो हमको भी पता, जो ठेकेदार था उसने हमको बताया भी आपके गांव की तरफ वो लेके गए ने, भी उन्होंने उनको घेर लिया। क्योंकि ये ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई नहीं आपकी बात कोई सुनता नहीं। मारने के बाद ही पता चलता है भी हमने निर्दोष को मार दिया। सो इतना इंसानियत का घाण हो रहा है, इंसानियत को शर्मसार होना पड़ता है। भी एक इंसान की कीमत आज छोटी छोटी बातों के बहाने बनाकर हम एक इंसान को, ये सब गुंडे लफंगे भूतरे हुए सरकारी सह पे। क्योंकि जे इनको गऊ नाल कोई मतलब नहीं। इनको इनका व्यापार है जे, इनका व्यापार है जे, पैसा बनाते हैं। हमारे कई कई हमारे पंजाब में तो पकड़े गए, बिजनेस करते पकड़े गए। उनका गऊ से कोई लेना देना नहीं। वो पैसे लेते हैं, जो किसी ट्रक को घेर लेते हैं, पैसे लेते हैं, छोड़ देते हैं। या बाद में भी हमसे कंप्रोमाइज कर लो, या हमको महीना दे दो। वो ऐसे चलता रहता है। पर मेरे को ये भी ऐसा मेरे को विषय अच्छा नहीं लग रहा। क्योंकि हम लोग इसको इतना सीरियस नहीं ले रहे। जो हमारे नेता लोग हैं,
देखो, सभी सभी वर्गों के लोग हैं जो कि पेशेवर, हम जो जो भी कितना हम कर रहे हैं वो करते रहते हैं, लेकिन संविधान कहाँ गया, सरकार कहाँ गई? सो ऐसे इन बातों से लेकर जे एक बड़ा जिड़ा नेक्सस है, ये इन लोगों ने गऊओं के नाम पे बड़े लोग लटेरे इकट्ठे होके, कोई गऊ रक्षा दल, कोई हमारे पंजाब में तो काफी पकड़ लिए, जो बोक्स लोग हैं, जो पैसा कमाते हैं व्यापारियों को डरा कर। सो कई बैल भी होते हैं, गायें होती हैं, या बफालो मज्जे वगैरह, मज्ज वगैरह भी होती है। सो ये तो सारा एक मेरे को पॉलिटिक्स की खेल लगता है, भी इनको डरा कर गुलाम बनाकर दहशत में, मतलब ये लोग दहशत में रहे भी हम कुछ भी करें। सो इस करके ये बहुत बड़ा, क्योंकि ये तो क्लियर हो गया, हम नाम भी बता देंगे, जितने बड़े बड़े कारखाने हैं, जितना पहले एक्सपोर्ट होता था पहले से भी ज्यादा हो रहा है, लेकिन हम गऊ को माता मानते हैं, हमारे तो गऊ की सेवा भी होती है, लेकिन जो लोग गऊ के नाम पे पॉलिटिक्स करते हैं, बिजनेस व्यापार करते हैं, ऐसे लोगों लोगों से लानती दे सकते हैं। जी सर, बिल्कुल ऐसे लोग बिल्कुल अपराधी तत्व के हैं, क्योंकि यदि आप किसी भी अपराध में शामिल होते हैं तो आपकी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती, आप पुलिस के रिकॉर्ड में आ जाते हो। तो आखिर कौन से लोग हैं जो आगे बढ़ के इस तरह से अपराध कर रहे हैं? जाहिर सी बात है कि अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, उस स्टिंग ऑपरेशन में यह पता चला कि जो दल था एक, उस दल का स्टिंग ऑपरेशन हुआ था कि वो जो दल था वो क्या करता था, जैसे आपने बताया, पैसे ले लेते थे और खाल भी ले लेते थे और मांस को जाने देते थे। ये उनका धंधा बन गया था, क्योंकि खाल जो है ना, गाय की जो खाल है वो बहुत महंगी होती है। भारतीय गाय की खाल खास महंगी ये होती है। सारा सर सारा ही धंधा है, जो पॉलिटिक्स जी, है वो भी इनका लेकिन धंधा इस है, धंधे की वजह से पॉलिटिक्स भी लोग धंधा कानून, है, जी, कानून क्योंकि अपने। इनका गऊ के नाम पे पॉलिटिक्स चलती है। ये एक बड़ा धंधा है, सारा ताना बाना ही धंधे के साथ ही जुड़ा हुआ है। जी, लेकिन इसी इनको, जो हमारे संगठन हैं, जो हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो हमारे आगू लोग हैं, इनको ये सोचना चाहिए, सरकारों का विरोध करना चाहिए, कोई ऐसा कानून होना चाहिए, क्योंकि इंसान सबसे सरमौर है। गऊ किसी के आपकी माता हो सकती है, लेकिन किसी का हो भोजन भी है, किसी का भोजन भी है। जी, जी, बिल्कुल सही हजारों बात लोग है। हाँ। ये सो इस पुस्तक करके ये मैं बता दूं, जो ये पुस्तक है ना, ये, इसका नाम है द मिथ ऑफ होली काउ। देवेंद्र नारायण झा जी ने ये पुस्तक लिखी है, जो कि बहुत ही जाने माने इतिहासकार रहे हैं। और इन्होंने बहुत सारे रेफरेंस जो दिए हैं, वो पीवी काणे जी के रेफरेंस दिए हैं, जो कि एकमात्र संस्कृत के ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है। पीवी काणे जी के 5 भाग आते हैं धर्मशास्त्रों के इतिहास पर, और उन्हीं को भारत रत्न मिला है। तो मैं अब आता हूँ डॉक्टर दशरथ हिंगूनिया जी। मैं आपसे अगर ऐसा बोलूं कि आपकी तो पार्टी ने बहुत सारे बिल्स भी बनाए हैं और काफी चर्चा भी इस मामले पे हुई होगी या नहीं हुई होगी, ये आप ज्यादा अच्छे से जानते हैं, तो कुछ कभी चर्चा हुई इस बारे में? और आपकी अपनी कुछ व्यक्तिगत राय क्या है इस पर? किस तरह से रोकेंगे जो ये निरंतर हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है? अ, देखिए, सबसे पहले तो जिन लोगों के साथ में ये घटना घटी है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं सरकार का, राज्य सरकार का और केंद्र सरकार दोनों का मैं फेल्योर मानता हूं। और ये प्रशासन की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत है। तो मेरी उन व्यक्तियों के प्रति गहरी संवेदना है जिन्होंने इस प्रकार का दंश झेला है। बाकी मैं आपको बताऊं निखिल जी की, आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर साहब के द्वारा
उनके नेतृत्व में हमने इन इश्यूज के ऊपर, इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने को लेकर, और हमने समय समय पर जो है ये पिटीशन दी है, संबंधित राज्य सरकारों को भी दी है, और केंद्र सरकार है उनको तो हमने दी ही दी है। ये मेरे हाथ में एक बिल की कॉपी आप देख रहे होंगे, आपको ये स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। ये जो हमने जो अलग अलग टाइम पर जो हमने बिल दिए हैं, जो चार्टर दिए हैं, ये उनसे संबंधित ही है। और ये पीछे की ओर जो है, ये वो लिस्ट है जो समय समय पर हमने ये जो बिल है वो हमने दिए हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि इनके अबोलिशन के लिए और इनके ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो दूर होना चाहिए, इसके लिए हमने क्या किया है। देखिए, अभी हमारे संविधान में ह्यूमन राइट्स हैं वो इनकॉर्पोरेट नहीं है। तो ह्यूमन राइट्स को इनकॉर्पोरेट करने के उद्देश्य से चार्टर ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज, ये जो है वो हमने बिल दिया था। और ये बिल दिया था हमने 1 अगस्त 2017 को। ये हमारा जो बिल है वो 1 अगस्त 2017 का है। और इसका जो सब्जेक्ट टाइटल था वो ये था कि ये गारंटिंग द ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ लैंड टू लैंडलेस एंड होम टू होमलेस इन द रूरल एंड अर्बन एरियाज ऑफ द इंडिया फॉर अबोलिशिंग डिस्क्रिमिनेशन, caste, ethnic, gender, racial, and religious, and realizing the economic, social, culture, and collective rights along with civil and political rights of SCs, STs, DTNTs, OBCs, minorities, women by special measures and positive action by the Indian states, both सेंटर एंड स्टेट, ये दोनों के लिए हमने ये जो है ये चार्टर है वो दिया था। ये तकरीबन 40-50 पेज का चार्टर है। इससे पहले हमने जो है 15 अगस्त 2016 को और 15 सितंबर 2016 को भी ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स के जो है इनको रिलीज करने के उद्देश्य से हमने जो है ये बिल है वो दिया था, जिसमें 300 मिलियन SC ST के जो लोग हैं फिर पिछले मैं, हाँ, मैं एक बार दर्शकों को जो है समझाना चाहूंगा। 1947 से लेकर मैं 1900 मतलब एक थोड़े से, संविधान बनने से लेकर, एक नहीं, मिनट थोड़ा एक जो मिनट हमारे, निखिल जी, मैं नहीं थोड़ा नहीं, सा मैं आपकी थोड़ा बात आगे, कंक्लूड कर दूं। आपकी बात आप करिएगा। मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, दशरथ जी जो बात कर रहे हैं उसको बात को ऐसे समझिए कि उन्होंने मानव अधिकार की बात करी है, तो जो हमारा विषय है ये मानव अधिकार से जुड़ा हुआ, इसलिए दशरथ जी ये समझा रहे हैं कि कैसे उनकी पार्टी इस विषय पे मानव अधिकार के जरिए बात कर रही है। जी सर, बोलिए। जी बिल्कुल, धन्यवाद मेरी बात को आगे बढ़ाने नहीं, के लिए इंग्लिश आपका। में बोलते हैं ना आप, कई तो लोगों को समझ नहीं आता। हाँ हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअल में तो ये हमने जो ह्यूमन राइट्स और जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनके लिए, यानी मानव अधिकारों के लिए, और जो हमारे जो मूलभूत अधिकार हैं जो संविधान में जो है भाग 3 में यानी कि एक तरह से उल्लिखित है, वो ठीक बात है। लेकिन इनके अलावा ह्यूमन राइट्स बहुत सारे जो है, जो डिक्लेरेशन हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से, उनमें से बहुत सारे जो मानव अधिकार हैं वो अभी भी छूटे हुए हैं, संविधान में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ निखिल जी कि 1947 से लेकर, और जब हमने 2017 को ये पिटीशन दिया था, उस समय तक, यानी जितने लोग प्रथम और सेकेंड वर्ल्ड वार में नहीं मारे गए थे, यानी प्रथम विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में नहीं मारे गए थे, जितने लोग हताहत नहीं हुए थे, उससे ज्यादा जो लोग हैं वो SC ST एट्रोसिटीज के जो शिकार हैं वो भारत में लोग हुए हैं। और ये बड़ी ही, यानी कि एक तरह से ये बहुत बड़ी विडंबना है इन सरकारों की, कि सरकार चाहे किसी भी राजनीतिक दल की यहाँ पर रही हो, केंद्र में या जो है राज्यों में, उन्होंने कभी इस दृष्टि से जो है सीरियस होकर काम ही नहीं किया। तो इससे पूर्व हमने ये प्रयास किया था कि SC ST डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए, उनके साथ में होने वाली एट्रोसिटीज है उनको रोकने के लिए जो SC ST स्पेशल एक्सक्लूसिव जो कोर्ट है वो बनाए जाने चाहिए। तो कुल मिला के 211 जिलों में जो सेंसिटिव जोन थे, जहां पर ज्यादा एट्रोसिटीज होती थी ऑल इंडिया लेवल पे, 700 से ज्यादा जिले हैं, उनमें से 211 जिलों में SC ST एक्सक्लूसिव स्पेशल जो कोर्ट है वो SC ST डिस्क्रिमिनेशन और जो अत्याचार है
उनको रोकने के उद्देश्य से जो है वो बनाए गए थे। ये हमारे द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम है। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान विजय मानकर साहब के द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम था। लेकिन अभी भी ये घटनाएं जो है वो इसलिए होती है क्योंकि इन सरकारों का जो चेहरा है वो दिखाने का कुछ अलग है, और वास्तविकता में यानी कि एक तरह से ये जो सरकारें हैं वो इसको रोकने का कोई अभी भी यानी कि एक तरह से ऐसा कोई प्लान है वो तैयार नहीं कर पा रही है। और इसी वजह से ये अत्याचार करने वाले जो लोग हैं इनके हौसले जो है बुलंद हो जाते हैं, और इनमें इतना बड़ा दुस्साहस आ जाता है कि ये संविधान और कानून है उससे यानी कि एक तरह से अपने आप को ऊपर मानते हुए या उनका उल्लंघन करते हुए इस प्रकार के कृत्य और इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो इसके लिए संबंधित राज्य सरकार और केंद्र सरकार की नीतियां हैं वो पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, और इनके खिलाफ है वो निश्चित रूप से यानी कि एक तरह से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी कड़ी में यानी कि एक तरह से जो है जिन लोगों के साथ में घटना हुई है उनके प्रति मुझे बड़ा दुख है, लेकिन सरकार के प्रति आक्रोश भी है। जी, मैं गुरदीप सिंह जी आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि दशरथ सर ने तो इसमें कानून जो सरकार को जिम्मेदार बताया है, सरकार की जिम्मेदारी है। कहीं भी जाकर एक दस्ता जाता है, मारता पीटता है, अच्छा पुलिस भी देखते हैं हम खड़ी रहती है, जब तक कि कोई और ऐसे जुझारू लोग ना आए, ऐसे अच्छे दिल के लोग ना आए कि उनको रोके। पंजाब के अंदर, पंजाब एक समय चमड़े के काम के अंदर बहुत आगे था। एक बूटा मंडी जगह है पंजाब में जहां पर इतना अच्छा चमड़े का काम था कि सबसे ज्यादा लंदन के अंदर जो लोग हैं भारतीय, उनमें से सबसे ज्यादा लोग बूटा मंडी पंजाब से, जो बहुत ही अमीर है, ये वो लोग थे जो सदियों से चमड़े का काम कर रहे थे। लेकिन वहां भी गाय काटने पे बैन है। तो इस तरह के जो बैन है वो किस तरह से प्रभावित किया, मैं दर्शकों को एक बात बताना चाहूंगा। मैंने अपनी पुस्तक में भी ये बात डाली। ये सारे षड्यंत्र जो है ना, ये पूंजीवादियों के षड्यंत्र है। जैसे गुरदीप सिंह जी ने कहा, गाय ना काटो, भैंस चलो काटते हैं, लेकिन भैंस जो है ना, इसलिए गाय कम पल रही है, भैंस ज्यादा पल रही है। लेकिन चमड़ा गाय का जा रहा है, गाय बाहर जा रही है। ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं कट रही, तो बाहर नहीं कट रही, यहाँ भी कट रही है कई राज्यों में। बीजेपी शासित राज्य गोवा में कटती है। पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है जहाँ बीजेपी है वहां पर भी गाय कटती है। लेकिन चमड़े को हटा के जूते की जगह प्लास्टिक आया। और आपको पता है चमड़ा तो जल्दी गल जाता था, प्राकृतिक था। लेकिन जो प्लास्टिक है वो कितने सैकड़ों, 800 1000 साल में जाके भी नहीं गलेगा, जो इतना बड़ा पर्यावरण के लिए भी खतरा है। तो पंजाब को किस तरह से प्रभावित किया? पंजाब का युवा आज बाहर जा रहा है काम करने, पूरा चमड़े की और मांस की इंडस्ट्री खत्म हो गई वहां से। इस पर आप कुछ अपनी बात रखना चाहेंगे? नहीं, हमारे ना थोड़ा दूसरी और स्टेटों के मुकाबले ना थोड़ा फर्क है। हमारे इतनी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। कोई गांव में इक्का दुक्का दुआबे में, जहां आपने बोला बूटा मंडी में जलंधर में है, वो तो अपने आप में एक फखर वाली बात है। एडी बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो। लेकिन जो गाय काटने, देखो जो जीवित जीव है ना, वो कोई भी जीव है उसके तो हम सख्त खिलाफ हैं। जीवित जीव को नहीं काटना चाहिए। जो रूटीन अपने रूटीन की मतलब मौत मरते हैं नहीं सर, गाय जा। बात यह है कि 1955 से पंजाब के अंदर बैन हुआ है। बहुत पुराना बैन लगा हुआ है पंजाब में। इंद्र का सबसे अच्छा भोजन बताया गया है कि गाय और बैल, हिंदू ग्रंथों में। इंद्र का, अग्नि का सबसे अच्छा भोजन, वरुण का सबसे अच्छा भोजन गाय और बैल। ग्रंथ भरे पड़े हैं। देखो, ये नहीं पढ़ाया जाता स्कूलों में, ये वही कौन पढ़ाएगा? अब छोड़ दो इनका पीछा। क्या ग्रंथ, कौन ग्रंथ यार? हमारा ग्रंथ है, संविधान ग्रंथ है हमारा। आप पढ़ ले गए, इतने आपके पास किताबें पढ़ी हैं, आप लाइब्रेरी बनाए, उन उनकी बात किया करो यार। कौन से ग्रंथ? ये सब अंधविश्वास की बातें हैं, वो समय चले गए। अब हमारे जो आप बूटा मंडी की बात की है, मैं उस पे बात करता हूँ। हमारे तो एक ऐसी बात भी होती है भी, क्योंकि हम हमारा जो ये व्यवस्था वाले लोग है ना,
वो इतने कमजोर नहीं है। वो तो उस एरिया में तो ना ऐसे भी चलता है भी, अगर हम गाय भैंस को का चमड़ा उतार देते हैं, मरेगा। अगर हमारे पास कोई ऐसी बात की, हम आपका भी उतार देंगे। यार ऐसी कौम है ये, समझे भैया इनका। नहीं, पर वो कानून का बैन अपने तो नहीं हटवा पा रहे ना, बचपन से बैन है। देखो, वो कानून, क्या कानून यार, कैसा कानून? जहां कानून बनना चाहिए बनाना चाहिए। हम सोशल वेलफेयर लोग हैं, सरकारें बनती हैं, जब सरकारें जब पॉलिटिक्स करती हैं, फिर उनको ये करना पड़ता है। जो हमारे लोग जो इस का व्यापार करते हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है। हमने आपको पहले ही बता दिया भी, जितने बड़े बड़े कारोबार हैं, हड्डियां का कारोबार है, चमड़े का कारोबार है, काटने कटाने का कारोबार है, जो इसके मालिक हैं वो कौन है? वो सभी यही लोग हैं। ये तो सिद्ध भी हो गया, नाम भी बता देंगे हम, कहां कहां ये हो हुआ चल रहा है। लेकिन यार गरीब लोगों को, नहत्थे लोगों को, जो जो रोजी रोटी के लिए काम करते हैं, उनको थोड़ी थोड़ी बातों, छोटी छोटी बातों पे उनकी जान ले लेना, ये कहाँ का कानून है? ये लानत है ऐसी सरकारों को। जिस भी सरकार में ऐसा होता है, क्या सरकार इतनी इतनी कमजोर है? यो एक मनुष्य की, एक जीव की राखी तक नहीं कानून के मुताबिक कर सकती। लेकिन फिर वही बात आती है ना, इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। टेस्ट बनाने के लिए अपने आप को स्पीर बताने के लिए भी हम पता नहीं क्या कितने धार्मिक लोग हैं। असल असल में हकीकत कुछ हो रहा है। इनकी यार बात ना, इनकी बात भी करने में शर्म आती है। इनके लोग जो हैं वो क्या क्या कर रहे हैं, कितनी गुंडागर्दी करते हैं। इनका कोई दीन मजहब धर्म मेरे को तो लगता नहीं भी कोई धर्म क्या नहीं हो रहा है। कितनी वीडियो चल रही हैं, ये क्या क्या कर रहे हैं, जैसे कोई जहां कोई सरकार ना की चीजें नहीं होती। अजीब है। जो कानून की पालना करते हैं, जो हक हलाल की करके खाते हैं, जो कमा के अपना पेट पालते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, उनके साथ यार ऐसा दुर्व्यवहार करना कहाँ का इंसाफ है? ये कौन सी सरकार है? लेकिन पंजाब में पंजाब में नहीं मैं ऐसी ऐसी कोई प्रॉब्लम को मानता। ते जहां तो पहली बात तो बहुत लोग मतलब आगे निकल चुके हैं, ये ऐसा काम बहुत कम करते हैं। कोई मजबूरी बस करता है। कोई गांव में तो नाम मात्र है, एक एक आधा है। अब तो इतनी प्रॉब्लम लोग हमारे चेतन हो गए हैं। जब बोलते हैं भी हमारा हमारा जो मुर्दा है, गाय मर चुकी है, उसको उठा लो, वो कहते हैं आप ही उठा लो भाई, हम नहीं उठाएंगे। सो वो उनको पैसा देना पड़ता है भी, ऐसे ना करो, हम आपको पैसा भी देते हैं, इसको इसको यार ले जाओ। लेकिन अजीब कहानी है यार। ये दो तीन स्टेटों में मैं हैरान हूं कि क्यों ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है। वो लोग जो गरीब लोग हैं, जी सर, जो मैं, पेशेवर हाँ, लोग आप सही, हैं। आपने जो बात आखिरी में बोली है स्टेट की, तो मैं स्टेट की दो तीन स्टेटों में ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसी घटना हम्म, राजस्थान में भी घटी है, डॉक्टर दशरथ हिंगूनिया जी। और ये घटना अब घट रही है उत्तर प्रदेश में, ज्यादा हो रहा है। तो ये क्या पूरा राजनीति के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है? क्या सरकार ने प्रायोजित किया है कि जाओ खुले कुछ अपराधियों को छोड़ दिया मारो? दूसरा प्रश्न ये, इसका मैं चाहूंगा आप थोड़ा शॉर्ट में दे। मैं कई सालों से पढ़ रहा हूँ ना, एक बहुत अच्छा वेल प्लान्ड, जो अंग्रेजी बोलने वाले लिखने वाले हिंदू इसका बड़ा अच्छा प्रोपोगंडा कर रहे हैं अखबारों में कई सालों से। जैसे कुरान में कहीं पे लिखा हुआ है कि गाय का मीट नहीं खाना चाहिए, ये खबर मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत सालों पहले पढ़ी। गाय के मीट का अंदर ये समस्याएं हैं, अरब देश में भी नहीं खाते, पाकिस्तान में भी एक कम्युनिटी है नहीं खाती। ऐसी बातें करते 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 पूरा प्रोपोगंडा चल रहा है। टॉप 6 में से जो 4 बीफ के एक्सपोर्टर हैं वो हिंदू हैं, और अपर कास्ट हिंदू हैं। 2 ही हैं उसमें मुस्लिम। और पूरा मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है, वहां दलितों को भी कुछ टारगेट किया जाता है।
और टारगेट करके हिंदू मोबिलाइजेशन करा जाता है। तो ये क्या है, इसमें राज्यों द्वारा ये पूरी तरह से उनके प्रोपोगंडा है। और जो ऐसा प्रोपोगंडा चलाते हैं, आप कानून तो लेके आते हैं, लेकिन इस प्रोपोगंडा के खिलाफ कैसे आप लड़ेंगे? आपका प्रोपोगंडा कैसे होगा कि लोगों को आप एजुकेट करें कि देखो सच्चाई ये है। निखिल जी, आपने जो सवाल जो पूछे हैं, थोड़ा मैं उनका स्टेप बाय स्टेप जो है उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। देखिए, भारत में सर धर्मशास्त्र जो है ना, वो ज्यादा समझ में आता है। अर्थशास्त्र है वो लोगों को कम समझ में आता है। भारत में गाय जो है वो दूध कम देती है, वोट ज्यादा देती है। और वो एक विशेष पार्टी है, उसी को वोट देती है, बाकी को जो है ना वो गोबर भी नहीं देती उनको जो है। तो ये बड़ी यानी कि एक तरह से इस देश की ये यहाँ विडंबना पर है। दो बात मैं और दिमाग में आई थी, वो बता दूं। इस पुस्तक में देवेंद्र नारायण झा जी जो है वो बात करते हैं महात्मा गांधी की। उनकी दो स्टेटमेंट बताते हैं कि एक स्टेटमेंट में तो गाय को वो नॉर्मल पशु बताते हैं, और दूसरे स्टेटमेंट में खुद महात्मा गांधी जी गाय को धर्म से जोड़ देते हैं। कांग्रेस चुप हो जाती है जब भी ऐसे मुद्दे होते हैं, कांग्रेस चुप होती है। कानून बदले गए, कांग्रेस चुप रही। तो ये जो कपिल सिब्बल जी के बारे में बड़ी अफवाहें उड़ाई गई कि भाई इनके तो कारखाने हैं, ये है वो है। कभी मैंने नहीं देखा कि उनको पता चला हो शायद अफवाहों का, तो उन्होंने कभी नहीं बोला। तो आपने दो राज्य पार्टियों की बात करी, यहाँ तो कांग्रेस भी गांधी जी के समय से ही इसको मुद्दा बना रही है। नहीं, कांग्रेस हमेशा से यानी कि एक तरह से जो है वो हिंदुत्व के मुद्दे के ऊपर उसका मौन समर्थन रहा है। देखिए, मैं खुला समर्थन तो नहीं कह सकता, लेकिन उसका विरोध नहीं रहा है, उनका मौन समर्थन हमेशा रहा है कांग्रेस का। ये कांग्रेस के बारे में मैं आपको बता दूं। दूसरी बात है कि आपने जिन जो बड़ी कंपनियों का आपने नाम लिया है, जहां पर बीफ एक्सपोर्ट है वो इंडिया से होता है। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार भारत में स्थापित हुई, आज 12 साल के लगभग है वो होने को आए हैं, 12 साल हो गए हैं मान लेते हैं। इन 12 सालों में इंडिया जो है वो बीफ एक्सपोर्टिंग में नंबर 1 हो गया। जो अल कबीर जो बीफ एक्सपोर्टिंग जो कंपनी है वो नंबर 1 कंपनी है। और ये किसी अपर कास्ट हिंदू की है, किसी ब्राह्मण या जैन की है। इसी प्रकार से बाकी और अन्य जो है 3 कंपनियां हैं, यानी 4 टोटल जो कंपनियां हैं वो अपर कास्ट हिंदूज की है, जो सबसे ज्यादा जो है बीफ एक्सपोर्ट करती हैं। और ये ऐसा क्यों किया जाता है, धार्मिक प्रोपेगेंडा क्यों फैलाया जाता है, ताकि ये जो कंपनियां जो बीफ एक्सपोर्ट करके और बहुत बड़ा पैसा और मुनाफा ये जो कंपनियां कमाती है, ये चमड़े से कमाती है, बीफ एक्सपोर्टिंग से कमाती है, और इनके अलावा इनके बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट जो बनते हैं, उन वो जो प्रोडक्ट है वो इनसे बनते हैं। तो उनका एक वर्चस्व बना रहे और उनको ज्यादा से ज्यादा जो है इनकम हो, इसलिए ये जो लोग हैं वो इन गायों को यानी कि एक तरह से वहां पर जो है सप्लाई करते हैं। बड़ी मात्रा में जो है वहां पर इन गायों की जो है वो वहां पर गोकसी की जाती है। और वो जो बीफ है वो फिर अलग अलग कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में, जिन जिन कंट्रीज में यानी कि एक तरह से अरब कंट्रीज में ये बीफ जो है खाया जाता है, वहां पर यानी कि एक तरह से इसको एक्सपोर्ट है वो किया जाता है। हालांकि ये अपने आप में मतलब एक तरह से इसको धार्मिक मान्यताओं से जोड़कर, और जो यहाँ के जो मतलब एक तरह से आम जन है, उनमें इस प्रकार की भावनाएं जो है एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत भरी गई है, ताकि वही जो लोग हैं वो यानी कि एक तरह से जो है वो बीजेपी की इन नीतियों के पक्ष में जो है वो माहौल है वो तैयार करने का काम है वो करे। तो ये अपने आप में एक अलग अलग जो है वो मुद्दा है। लेकिन संवैधानिक तौर पर यानी कि एक तरह से गाय को काटना है, बहुत सारे जो राज्य हैं उनमें बैन है। राजस्थान में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, खुले तौर पर यानी कि एक तरह से बीफ जो है वो नहीं मिलता है। लेकिन वही जो बीफ है वो जब एक्सपोर्ट करती है तो वो फिर वो अपने आप में कानून का उल्लंघन नहीं होता, और वहां पर जो है उनको पूरी की पूरी जो छूट है वो मिल जाती है। यही जो बीजेपी है सत्ता में जब नहीं आई थी, आज के 12 साल पहले जब ये सत्ता के बाहर थी, तब ये जो है गाय हमारी माता है और इस प्रकार से यानी कि एक तरह से जो है ये नारे लगाते थे।
और गाय की यानी कि एक तरह से तस्करी बंद होनी चाहिए, इसकी गोकसी बंद होनी चाहिए, और गाय का जो बीफ जो मीट है वो एक्सपोर्ट करना है वो बंद होना चाहिए। लेकिन यही जब सरकार सत्ता में आ जाती है तो सबसे ज्यादा जो है एक्सपोर्ट भी करती है और सबसे ज्यादा गायें हैं वो भी कटती है। और कुछ ऐसे जैसे पूर्वोत्तर के जो स्टेट है वो है गोवा है, और भी ऐसे बहुत सारे स्टेट है जहां पर गाय खाया जाता है। वहां पर बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वहां पर किसी प्रकार का कोई बैन नहीं लगाती है, वहां पर यानी कि एक तरह से खुले तौर पर जो है वहां पर बिकता है, और वहां पर जो है गायें भी कटती है। लेकिन उसके नाम पर देश में जो भोले भाले जो लोग हैं जो पशुपालन का काम करते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गाय को ले जा रहे होते हैं, ऐसे लोगों को जो है ये मॉब लिंचिंग के माध्यम से एक भीड़ के द्वारा एक भावनाएं भड़काकर और जिस प्रकार से उनको शिकार बनाया जाता है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे लोगों के खिलाफ न केवल कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, बल्कि ऐसे सख्त कानून बनने चाहिए कि दोबारा यानी कि एक तरह से ऐसी कोई हिमाकत न कर सके। यानी एक पशु को इंसान से ज्यादा, एक मनुष्य से ज्यादा जो है अहमियत है वो प्रदान कर दी गई है। एक पूर्व जस्टिस है, जस्टिस काटजू। जस्टिस काटजू जो है वो ब्राह्मण जज थे। आज की यानी कि एक तरह से जो गाय की जो नीतियां हैं, गाय गोकशी की जो नीतियां हैं, उसको लेकर उन्होंने कई बार जो है केंद्र सरकार की और विशेष रूप से बीजेपी और आरएसएस की नीतियों की उन्होंने कड़ी आलोचना की है। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा है कि गाय अपने आप में एक जानवर है। और मैंने यानी कि उन्होंने खुद ने इस बात को एक्सेप्ट किया है, मैंने उनके वीडियो है वो सोशल मीडिया के ऊपर मैंने देखे हैं। जी सर, मैंने भी उन्होंने देखी है। कहा है कि मैं खुद जो है जी जी, मैं गाय को कोई माता वाता नहीं मैं मानता, खाता हूँ, मैं गाय मैंने खुद खाऊंगा, ने बीफ खाया है। मैं खाऊंगा। खैर, हाँ, और समय मैंने थोड़ा सा मैंने भी है, मैंने कम है। बीफ खाया और मैं जी खाता जी रहूंगा, जी मुझे कोई नहीं रोक सकता जो है वो। जी। तो तो ये ये जो लोग जो कमजोर लोग हैं, जो जी लोग शैक्षिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से जो जी सर, आमजन मैं जो अभी लोग हैं ये वो हम इनको इसको लोग है जी निशाना बनाते हैं। आगे हम करेंगे। तो ये पुस्तक है और इसका हिंदी में नाम है पवित्र गाय का मिथक। आप हमसे भी ले सकते हैं, वेबसाइट पे ले सकते हैं, 8527533051 मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वेबसाइट है nspmart.com। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।